नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, आज हम अपनी करंट अफेयर की क्लास में डिस्कस करेंगे 3 ऑफ मई 3 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे से होंगे और जोर शोर से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। और इसी के साथ साथ मैं आज डेली करंट अफेयर के साथ आप लोग के सामने हूँ और बात करेंगे 3 मई से रिलेटेड करंट अफेयर को। और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों अपनी क्लास और बात करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की हाल ही में किस शहर में जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। जीरो शैडो डे से मतलब है कि कोई भी शैडो का नहीं बनना, हमारी परछाई का नहीं बनना। ये किस शहर में भी हाल ही में इस जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया। ऑप्शंस आप देख रहे हैं, जिन्हें आंसर पता है कमेंट बॉक्स में आंसर करें, जिन्हें नहीं पता है वो भी आंसर करें, ठीक है, ताकि अगर गलत आंसर करें तो उसे करेक्ट करें। मैं बार बार यही बात बोलती हूँ। करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु बी। कर्नाटक की कैपिटल जो बेंगलुरु है वहां पे भी हाल ही में जीरो शैडो डे जो है वो अनुभव किया गया है। और किस दिन दोस्तों, ये बात है 25 अप्रैल की, ठीक है, दोपहर में 12:17 पर जो है जीरो शैडो डे का अनुभव किया गया है बेंगलुरु में। और इसके बारे में जो विज्ञप्ति जारी की गई थी वहां पे वो जवाहरलाल नेहरू तारामंडल ने जो है इस घटना के बारे में लोगों को बताया था। बात करें जीरो शैडो डे है क्या दोस्तों, जैसा कि नाम से पता चल रहा है शैडो का नहीं बनना। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ इतने लोग खड़े हैं लेकिन उनकी शैडो नहीं बन रही है। तो ये एक तरीके की आकर्षक घटना होती है। और ये देखिए, जब सूर्य जो होता है सीधे जब सर के ऊपर होता है ना, तो ठीक है, जिससे कि जो कोई भी चीज लंबवत वस्तु होती है उसकी छाया जो है वो गायब हो जाती है, ठीक है, जो ऊर्ध्वाधर वस्तुएं होती हैं। और जब सूरज जो है सिर के ऊपर होता है तो उस दौरान किसी भी तरह की कोई परछाई नहीं बनती है। इस घटना की बात करें दोस्तों तो ये घटना जो है वो पृथ्वी के झुकाव और सूर्य के चारों ओर घूमने के कारण होता है। तो जो जिस तरीके से पृथ्वी झुकती है और जो सूर्य चारों ओर जो है सूर्य के चारों ओर जो वो घूम रही होती है, उस कारण से जो है ये घटना होती है। बात करें इस घटना के बारे में तो ये घटना जो है ये साल में 2 बार होती है बेंगलुरु में। अगली जो होगी जीरो शैडो डे होगा वो 18 अगस्त को जो है वो अनुभव किया जाएगा। तो जिन्हें जीरो शैडो डे का अनुभव करना है वो 18 अगस्त को बेंगलुरु चले जाए, ठीक है, उसके पहले ही रहे और देखें किस तरह का जीरो शैडो डे जो है वो उनको फील होगा, ठीक है। तो जीरो शैडो डे जो अनुभव किया गया वो बेंगलुरु में किया गया है। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया है। तो देखिए, हम जाते हैं एयरपोर्ट वगैरह पे तो हमें चेक इन करना पड़ता है, तो उसके लिए एक रोबोट जो है वो आपको पूरा असिस्ट करेगा। असिस्टेंट होगा वो, एक तरीके से वो असिस्ट करेगा आपको चेक इन करने में, बोर्ड पास जो है जारी करने में, आपको बोर्डिंग तक पहुंचाने में ये रोबोट हेल्प करेगा। और ये दुनिया का पहला जो रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट लॉन्च किया गया है वो किया गया है यूएई द्वारा, यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के द्वारा किया गया है, ठीक है। आप इसकी तस्वीर यहाँ पे देख सकते हैं इस रोबोट को। तो देखिए, दुबई बेस्ट की जो एयरलाइन है, आप लोगों को अमीरात के बारे में पता होगा, काफी फेमस ये एयरलाइन है। बहुत से लोगों का जो है ड्रीम व्यू होता है एमिरेट्स में जो है जर्नी करने का, सफर करने का। और इससे एक नवीनतम जो है इनोवेशन क्या है, नवाचार क्या है, और दुबई के वित्तीय जिले में एक नया सिटी चेक इन और ट्रेवल स्टोर लॉन्च करने की घोषणा की है, ठीक है। इस सुविधा का नाम देखिए क्या है दोस्तों, सारा, ठीक है, सारा है। सारा नाम का दुनिया का पहले रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये भी आपसे पूछा जाता है कि जो दुबई में लॉन्च किया गया है दुनिया का पहला रोबोटिक चेक इन असिस्टेंट, उसका नाम क्या है, सारा है। और जो चेक इन प्रक्रिया के माध्यम से यात्रियों का मार्गदर्शन करेगा, ठीक है, और साथ ही साथ स्कैन किए गए पासपोर्ट के साथ उसके चेहरे का भी मिलान करेगा। तो फेस जो है रिकग्निशन, जैसा भी जो लोग एयरपोर्ट गए होंगे, जो कुछ भी उनकी फैसला जो है फॉर्मेलिटी करना पड़ता है, अपना पासपोर्ट दिखाना, फिर अपना फेस रिकग्निशन करना, तो एक तरीके से पूरा वेरिफिकेशन जो है ये रोबोट करेगा, सारा नाम का। सारा के साथ देखिए क्या है, यात्री जो है अपनी उड़ान के 24 घंटे पहले और 4 घंटे पहले तक अपना सामान चेक इन और ड्रॉप कर सकते हैं और अपनी सुविधा अनुसार हवाई अड्डे पर पहुंच भी सकते हैं। सारा पूरी तरीके से यहाँ पे हेल्प करेगी। बात करें यहाँ पे यह रोबोट जो है, मैंने ऐसा बताया कि चेहरे का भी पहचान करने की तकनीकी है इसमें, और चेक इन प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए बोर्डिंग पास भी प्रिंट करता है। तो जो लोग एयरपोर्ट गए होंगे दोस्तों, उनको पता होगा कि फ्लाइट पकड़ने से पहले हमें बोर्डिंग पास वगैरह लेना पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो है सारा करेगी, ठीक है, सारा यानी कि रोबोट। तो ये ऐसा असिस्टेंट देने वाला जो है पहला दुनिया का वो संयुक्त अरब अमीरात में हुआ है, ठीक है।
आइए कुछ और भी चीजें देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में करंट में थी, देश दुनिया से संबंधित है। जैसे कि भारत के जो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं दोस्तों, कौन? पशुपति कुमार पारस। इन्होंने इंडिया पेवेलियन, ठीक है, गुल फूड का जो है उद्घाटन किया। कहाँ किया दोस्तों? दुबई में, ठीक है, जो कि यूएई का सबसे बड़ा शहर है। ध्यान रखिएगा, अबू धाबी यूएई का कैपिटल है। सबसे बड़े शहर की बात किया जाए यूएई की तो वो दुबई है। वही बात करें दुनिया के लिए, बात करेगा मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके का उपयोग करने की मंजूरी किस देश ने दिया है दोस्तों? ये दिया है अमेरिका ने, ठीक है। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि किस स्पेस एजेंसी ने चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल प्रयोग किया है? तो किस देश की स्पेस एजेंसी ने दोस्तों? ऑप्शंस आप देख रहे हैं, ये भारत की एजेंसी है इसरो, जाक्सा जापान की है, ठीक है। यहाँ पे हम बात करें दोस्तों नासा, करेक्ट आंसर इज नासा। अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने जो है चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन निकालने का सफल प्रयोग किया है। और अमेरिका, ठीक है, यहाँ पे जो नासा का एक सेंटर है दोस्तों जॉनसन, ठीक है, स्पेस सेंटर, और इस स्पेस सेंटर के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने स्टिमुलेटेड चंद्रमा की मिट्टी से क्या किया है? सफलतापूर्वक ऑक्सीजन निकाला है, ठीक है। मिट्टी से तात्पर्य जो चंद्रमा के जो है एक तरीके जो अर्थ है मिट्टी का, वो जो सतह ढकी रहती है उसमें जो सूक्ष्म सामग्री होती है उससे जो है ऑक्सीजन निकाला गया है। और ऐसा ये पहली बार दोस्तों हुआ है कि चंद्रमा की मिट्टी से ऑक्सीजन को एक निर्यात वातावरण में निकाला गया है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बात करें, जो ये ऑक्सीजन निकली है उसकी मात्रा इतनी मतलब इतनी सफिशिएंट थी, जो चंद्रमा पे जो यात्री जो जाएंगे, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री जाएंगे उनके एक दिन की आवश्यकता का पूर्ति जो है वो कर सकेगा। इसके अलावा बात करें चंद्रमा पे जो वहां मौजूद दूसरे संसाधन है उनके उपयोग में भी वो मदद कर सकता है। और इसे क्या कहते हैं दोस्तों? इन सीटू रिसोर्स यूटिलाइजेशन जो है, इस नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ऑक्सीजन जो है अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का जो है स्पेस सेंटर, जॉनसन स्पेस सेंटर, वहां के वैज्ञानिकों ने जो है स्टिमुलेटेड चंद्रमा की मिट्टी से क्या किया? ऑक्सीजन निकाला है। आइए बात करते हैं दोस्तों नासा का ही एक मिशन है जिसका नाम है दोस्तों आर्टेमिस मिशन, जो कि ये चंद्रमा से संबंधित है। तो आर्टेमिस मिशन दोस्तों किससे है? और चंद्रमा, और इसी आर्टेमिस मिशन के जरिए जो है नासा अंतरिक्ष पर जो है अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने की तैयारी कर रहा है, ठीक है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। हाल ही में चर्चा में रहा कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो कालेसर नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आप देख रहे हैं दोस्तों, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। आइए चर्चा करते हैं कि क्यों ये नेशनल पार्क चर्चा में है। तो कालेसर नेशनल पार्क दोस्तों ये हरियाणा में स्थित है, और इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 2003 में हुई थी। कालेसर जो नेशनल पार्क है ये किस लिए फेमस है दोस्तों? यहाँ पे जो बड़ी बिल्ली की प्रजाति यानी कि तेंदुआ यहाँ पे पाया जाता है। इसके बारे में और बात करें तो कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान देखिए, दो राज्यों के राष्ट्रीय उद्यान, एक तो हिमाचल प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान है जिसका नाम है सिम्बलबारा, ठीक है, सिम्बलबारा नेशनल पार्क, और उत्तराखंड का जो राजाजी नेशनल पार्क है उनके साथ एक गलियारा भी साझा करता है कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान। बात करें दोस्तों ये राष्ट्रीय उद्यान हाल फिलहाल में चर्चा में क्यों है? तो चर्चा में इसलिए कि अभी हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस ने उसने ये बताया है कि यहाँ पे इस उद्यान में कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि 110 साल के बाद जो है यहाँ पे टाइगर देखा गया, बाघ देखा गया है, ठीक है। क्योंकि अंतिम बार देखा जाए इस हरियाणा में जो बाघ की उपस्थिति का पहला जो मामला दर्ज हुआ था 1913 में हुआ था, और अब 110 साल के बाद 2023 में पुनः जो है इंडियन एक्सप्रेस ने ये बताया है कि कैमरे में कैद हुआ है बाघ, इसलिए ये कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में है। बात कर लेते हैं दोस्तों कालेश्वर राष्ट्रीय उद्यान के अलावा हरियाणा में और कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, छिलछिला वन्य अभ्यारण्य है, नाहर वन्य अभ्यारण्य है, भिंडवास वन्य अभ्यारण्य है, खपरवाह वन्य अभ्यारण्य, सरस्वती वन्य अभ्यारण्य, अबुपसहर वन्य अभ्यारण्य, खोल ही रायतना, ठीक है, रायतान वन्य अभ्यारण्य, वीर सिकारगाह वन्य अभ्यारण्य, मसोला भट्टी वन्य अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये कुछ राष्ट्रीय उद्यान है जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। बात करें दोस्तों, माफ करिएगा, हरियाणा से संबंधित है। क्योंकि बात करें हरियाणा के बारे में तो आइए देख लेते हैं हरियाणा के बारे में। देखिए हरियाणा की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ देखिए पंजाब की भी राजधानी है, हरियाणा की भी है। यहाँ के जो राज्यपाल है वो है बंडारू दत्तात्रेय। वही मुख्यमंत्री की बात करें तो मनोहर लाल खट्टर जो है वो यहाँ के मुख्यमंत्री है। संसदीय क्षेत्र की दोस्तों बात किया जाए तो राज्यसभा में इसकी 5 सीटें और लोकसभा में इसकी
की 10 सीटें हैं। विधानमंडल दोस्तों एक सदनीय विधानमंडल है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ विधानसभा है, और यहाँ पे विधानसभा में 90 सीटें हैं। चलिए आप मुझे ये बताइए कि हरियाणा के कौन कौन से जो साइट है वो वहां पे रामसर साइट में वो दर्ज है। ठीक है, रामसर साइट में कौन से हरियाणा के कौन से स्थल हैं जो है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि दिवस से संबंधित है। हाल ही में कब अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस या मई दिवस मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस 1 मई को हम मई दिवस के भी नाम से जानते हैं, और 1 मई को जो है इंटरनेशनल लेबर डे सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो श्रम दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है दोस्तों? 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए आपको पता है कि इस दिन जो है, बात करें 1880 से 90 के बीच में जो है श्रमिक आंदोलन हुआ था अमेरिका वगैरह में, और उसी के उत्सव के उपलक्ष्य में जो है याद में ये दिवस मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है दोस्तों? जब भी हम कोई दिवस मनाते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, उद्देश्य होता है। तो बेसिकली जो मजदूर जो लेबर है उनका जो संघर्ष है, उनकी जो उपलब्धियां रही हैं उनका सम्मान करने के लिए, और जो कुछ भी उनके द्वारा जो समाज में हमारे देश निर्माण में कहीं भी जो उनका योगदान दिया गया, बहुत बड़ा योगदान होता है एक लेबर का। ठीक है, किसी भी चीज को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है जो उनका योगदान रहा है उसको याद करने के लिए जो है हम श्रम दिवस मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें दोस्तों, भारत में जो है पहला मई दिवस जो मनाया गया था वो 1 मई को मनाया गया था, 1923 को मनाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? हिंदुस्तान के लेबर फार्मा पार्टी के द्वारा मनाया गया था। कहाँ पे दोस्तों? मद्रास में मनाया गया था। ये आपके लिए स्टैटिक पोर्शन है, ध्यान रखिएगा। वहीं देखें, जो हम देखें लेबर डे के दिन हम जो है मजदूर दिवस के रूप में जो प्रतीक के रूप में लाल झंडे का जो इस्तेमाल करते हैं, वो पहली बार जो लाल झंडे का इस्तेमाल हुआ था वो इसी में हुआ था। ठीक है, यह भी पहली बार था कि लाल झंडे को भारत में मजदूर दिवस के प्रतीक के रूप में इस्तेमाल किया गया था। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर डे दोस्तों कब सेलिब्रेट किया जाता है? 1 मई को किया जाता है, उसी को मई दिवस भी कहते हैं। आइए बात करते हैं अन्य दिवस के भी बारे में, रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया? 29 अप्रैल को मनाया गया। वहीं बात करें कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए विश्व दिवस मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया? 28 अप्रैल को मनाया गया। बात करें दोस्तों अंतरराष्ट्रीय चेरनोबिल आपदा स्मरण जो दिवस मनाया गया है वो मनाया गया है दोस्तों 26 अप्रैल को। आप मुझे बताइए चेरनोबिल जो है आपदा ये किस देश से संबंधित है, किस कंट्री से संबंधित है? कमेंट बॉक्स से आप मुझे बताइए। वही बात करें विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाया दोस्तों, हम लोगों ने कब मनाया? 26 अप्रैल को मनाया। और अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस हम मनाते हैं दोस्तों 25 अप्रैल को, और 25 अप्रैल को ही दोस्तों विश्व मलेरिया दिवस मनाया, और 24 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय पंचायती राज्य दिवस मनाया गया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण दिवस है जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है, बीते कुछ दिनों में चर्चा में थे तो उनका हम लोगों ने एक साथ रिवीजन कर लिया। आइए दोस्तों बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि आपकी एक्सरसाइज से संबंधित है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास अजय वॉरियर 2023 का आयोजन किया जा रहा है? तो देखिए अजय वॉरियर जो है युद्धाभ्यास इसका आयोजन किया जा रहा है भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच में। ठीक है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो अभी देखा जाए दोस्तों हाल ही में यानी कि 27 अप्रैल को भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास शुरू हुआ है जिसका नाम है अजय वॉरियर। ठीक है, 27 अप्रैल को ये अभ्यास शुरू हुआ है और इस साल 2023 में इस अभ्यास का 7वां संस्करण है, जो कि कहाँ आयोजन किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है सेलिसबरी मैदान जो कि यूनाइटेड किंगडम में है, वहां पे इसका आयोजन किया जा रहा है। ये अभ्यास 27 अप्रैल को शुरू हुआ है और इस महीने यानी कि 11 मई तक ये अभ्यास किया जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अभ्यास की दोस्तों बात किया जाए तो ये द्विवार्षिक अभ्यास है, 2 वर्ष में होने वाला ये अभ्यास है, और ये ध्यान रखिएगा ये यूके और भारत के वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है, एक बार भारत फिर एक बार यूके। ठीक है, तो इसका मतलब इसके पहले की बात करें दोस्तों तो इसका पहला जो हुआ होगा वो भारत में हुआ होगा, 2021 में हुआ होगा। यह अभ्यास देखिए क्या है, इंटरऑपरेबिलिटी विकसित करने और मित्रवत विदेशी देशों के साथ विशेषज्ञता साझा करने की जो है महल नहीं होगा दोस्तों, पहल है। तो एक दूसरे देशों के साथ जो है विदेशी देशों के साथ एक तरीके से विशेषज्ञता यानी कि जो युद्ध के क्षेत्र में जिन जिन चीजों की आवश्यकता होती है, हर देश की अपनी एक विशेषज्ञता होती है, तो वो अपनी विशेषता को एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ठीक है, इस उद्देश्य से ऐसे जो है अभ्यासों का आयोजन किया जाता है। मैंने बताया ये द्विवार्षिक अभ्यास है, यानी कि इसका पिछला संस्करण 2021 में हुआ था और वैकल्पिक रूप से यानी कि एक बार भारत और एक बार
यूनाइटेड किंगडम में। चूंकि इस बार यूनाइटेड किंगडम में हो रहा है तो इसका पिछला वाला अभ्यास जो था यानी कि 6वें संस्करण की दोस्तों बात किया जाए 2021 में हुआ था अक्टूबर में, और ये उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया था। आइए बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच होने वाले अन्य युद्धाभ्यास का। अजय वरियर के अलावा भारत और युद्ध जो है यूनाइटेड किंगडम के बीच में नौसेना अभ्यास होता है जिसका नाम है कोणकर्ण। वहीं देखा जाए वायुसेना अभ्यास है जिसका नाम है इंद्रधनुष। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइजेस है जो आपके एग्जाम में मैच द फॉलोइंग करके पूछी जा सकती है, एक्सरसाइजेस से प्रश्न बनते हैं। आइए बात करते हैं अभी हाल फिलहाल में यूनाइटेड किंगडम में एक संस्था है दोस्तों जिसका नाम है रदरफोर्ड एपल्टन लेबोरेटरी। ठीक है, और अभी हाल ही में जो हमारे देश के केंद्रीय मंत्री हैं जितेंद्र सिंह, उन्होंने ब्रिटेन की जो प्रमुख संस्था है रदरफोर्ड एपल्टन लेबोरेटरी उसका इन्होंने दौरा किया, और साथ ही साथ यूके इंडिया जो ISIS है परियोजना उस पर काम करने वाले सही जो शोधकर्ता है उनसे उन्होंने मुलाकात भी की है। तो रदरफोर्ड एपल्टन लेबोरेटरी यूनाइटेड किंगडम में है जिसका दौरा जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया है। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की जो कि रिपोर्ट से संबंधित है कि निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन 2023 रिपोर्ट जारी किया गया है। तो स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन जो है दुनिया के बच्चों में जो स्थिति है उसकी रिपोर्ट जो जारी की गई है वो यूनिसेफ के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज बी। तो यूनिसेफ ने दोस्तों अभी हाल फिलहाल में जो है एक वैश्विक प्रमुख रिपोर्ट का अनावरण किया है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में जो कि दुनिया भर में वैक्सीन विश्वास और कवरेज का व्यापक अवलोकन किया गया है कि किस देश में लोग वैक्सीन के प्रति कितना विश्वास करते, कहाँ विश्वास नहीं करते, कहाँ पे कितना कवरेज हुआ है बच्चों के वैक्सीनेशन से। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में इस रिपोर्ट में बात किया गया है। इस रिपोर्ट में देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य रखे गए हैं। इसमें यह बताया गया है कि विश्व के जो 55 देश हैं लगभग उनमें 1/3 से अधिक जो है जो वैक्सीन के प्रति विश्वास उसमें गिरावट शामिल किया गया है। और वही बात किया गया है भारत, चीन और मैक्सिको के बारे में कुछ अच्छी बातें बताई गई हैं, जैसे कि चीन, भारत और मैक्सिको देखिए ये उन देशों में शामिल है जहां पे वैक्सीनेशन धारणा में सुधार दर्ज किया गया, यानी कि लोगों के इन देशों में जो लोग हैं, जो नागरिक हैं, उनका वैक्सीनेशन के प्रति क्या हुआ, विश्वास बढ़ा है। वैक्सीनेशन का कवरेज जो है इस देशों में बढ़ा है, ये आप भी इस बात का अनुभव कर सकते हैं। ये सकारात्मक जो रुझान बताया गया है भारत, चीन और मैक्सिको जैसे देश में ये टीकाकरण अभियान के लिए, ठीक है, जितनी भी देखिए सरकार के द्वारा, राजनीतिक जो है पार्टियों के द्वारा, कुछ सामाजिक प्रतिबद्धता यानी कि कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं के द्वारा टीकाकरण अभियान चलाया गया, लोगों को टीकाकरण के बारे में जागरूक किया गया, लोगों को बताया गया कि ये जो टीका है वो कितना महत्वपूर्ण है, ये वैक्सीनेशन इसका ही कारण है। इसी कारण से एक तरीके से हमें सकारात्मक रुझान देखने को मिलता है, ठीक है, कि इन देशों में जो है टीकाकरण के कवरेज बढ़े हैं। वहीं कुछ और भी रिपोर्ट में बातें की गई हैं, जैसे कि यहाँ पे कुछ नकारात्मक पॉइंट भी रखा गया है। बात यहाँ पे किया गया है यूनिसेफ की रिपोर्ट में कि 2019 से लेकर के 2021 माना इन 3 सालों के दौरान लगभग देखा जाए कि 67 मिलियन जो बच्चे हैं वो टीकाकरण से चूक गए हैं, उनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ है, और ये जो है 112 देशों में कवरेज का स्तर भी घटा है। ठीक है, वहीं बात करें पिछले वर्ष की तुलना में दोस्तों, तो यहाँ पे 2022 में जो है खसरे के मामले में भी जो खसरे का मामला दुगना हो गया है, और पोलियो से जो लकवाग्रस्त बच्चे थे उनकी भी संख्या में अगर साल दर साल देखा जाए तो हमें 16% की वृद्धि देखने को मिलती है। तो ये कुछ रिपोर्ट में बातें की गई हैं, कुछ सकारात्मक बातें भी की गई, कुछ नकारात्मक बातें भी किया गया। बताया गया है कि किन किन देशों में एक वैक्सीनेशन के प्रति लोगों के जो है सकारात्मक रुझान रहा है, कहाँ कहाँ पे लोगों का रुझान कम रहा है, बच्चे कितने कवरेज रहे हैं। तो ये जो है रिपोर्ट देखिए, ये रिपोर्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट आपके मेंस के एग्जाम के लिए हो सकती है, तो ऐसे रिपोर्ट को लिख लिया करिए, ठीक है, ताकि आप ये सारे जो है पॉइंट अगर अपने मेंस में जो है अगर थोड़ा सा डायग्राम बना करके लिखेंगे तो बहुत ही इफेक्टिव आंसर होगा, और एग्जामिनर में भी सोचेगा कि हाँ सच में बच्चा पढ़ के आया, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो ये पॉइंट आप लिख सकते हैं, और आपसे लास्ट में पूछा जाएगा, आपसे उम्मीद की जाएगी कि ये जो चुनौतियां हैं सामने समाज में उसका समाधान क्या हो सकता है। बस यही पे आपको अपने समाधान बताने होंगे कि किस तरीके से लोगों का अगर इस प्रति विश्वास नहीं तो उनका विश्वास बढ़ाया जाए, क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, ये आप विचार करके अपने आंसर को बहुत ही रिच बना सकते हैं। ठीक है, चलिए
यूनिसेफ के बारे में दोस्तों बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का फुल फॉर्म है। इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का शहर है न्यूयॉर्क, जो कि हडसन ले, ठीक है, वहां पे जो है ये इसका मुख्यालय है। इसने जो कुछ भी कार्य किया है उस कार्य के प्रति इसको कई सारे पुरस्कार मिले, जैसे कि 1965 में यूनिसेफ को नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। वही देखा जाए 1989 में इसको इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है और 2006 में प्रिंस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड से जो है इसको सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आइए बात करते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की कि दुनिया के 10वें सबसे ऊंचे पर्वत अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय पुरुष कौन बने हैं? तो ये दोस्तों बने हैं अर्जुन वाजपेयी। ठीक है, तो अन्नपूर्णा पर्वत जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत है और ये स्थित है दोस्तों नेपाल में। ठीक है, तो ये भारतीय पेशेवर पर्वतारोही हैं अर्जुन वाजपेयी और इन्होंने जो है ये इस अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इन्होंने देखा जो 17 अप्रैल को अर्जुन वाजपेयी ने 17 अप्रैल को जमीन से लगभग 8091 मीटर की ऊंचाई पर जो है चढ़ाई पूरी की थी और अब वह 8000 मीटर से भी ऊंचे 7 पहाड़ों पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए। तो ये देखा जाए ये जो अन्नपूर्णा की ऊंचाई लगभग इतनी है, 8000 से ऊपर है और 8000 से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर लगभग 7 पहाड़ों पर चढ़ने वाले ये पहले भारतीय भी बन गया। इन्होंने देखी कई उपलब्धियां, एक तो अन्नपूर्णा पर्वत जो कि नेपाल में स्थित है वहां पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? वो बने हैं अर्जुन वाजपेयी। वहीं पर 8 मीटर से अधिक ऊंचाई 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर चढ़ने वाले भी पहले व्यक्ति अर्जुन वाजपेयी बने हैं। अन्नपूर्णा पर्वत देखिए, ध्यान रखिएगा, ये 8000 मीटर की चोटी वाले 14 पहाड़ों में सबसे खतरनाक भी माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। चलिए आप मुझे बताइए कि एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय कौन थे और ओवरऑल विश्व में पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। अगला प्रश्न है दोस्तों की कौन सा देश एशिया में एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है? बन गया है दोस्तों पाकिस्तान। हमारा पड़ोसी जो है पाकिस्तान वो एडीबी से ऋण को प्राप्त करने वाला सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। तो पाकिस्तान एशिया में एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। 2022 की बात करें तो पाकिस्तान जो है एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित कार्यक्रम या परियोजनाओं का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। इसकी जो रिपोर्ट है एडीबी की रिपोर्ट जो 2022 के अनुसार देखा जाए तो पाकिस्तान ने लगभग 40 देशों को कुल यहाँ पे पाकिस्तान ने 40 देशों को कुल 13.8 बिलियन डॉलर के ऋण में से, ठीक है, 5.58 बिलियन डॉलर के ऋण प्राप्त किया। तो देखा जाए यहाँ पे जितने भी ऋण थे एडीबी का उसमें से सबसे ज्यादा भाग जो प्राप्त किया है वो पाकिस्तान ने प्राप्त किया है। जैसा कि आपको पता है पाकिस्तान में इस समय काफी ज्यादा आर्थिक संकट का सामना पाकिस्तान कर रहा है और देखा जाए यहाँ पे तो इसी के लिए रियायती जो है धनराशि प्रदान की गई है एडीबी के द्वारा। कितनी दोस्तों? 2.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर की रियायती भी प्राप्त किया है, धनराशि प्राप्त किया है। वहीं ये भी इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातों पर प्रकाश डाला गया है कि पाकिस्तान देखिए इस समय बहुत सारे प्राकृतिक आपदाओं का भी सामना कर रहा है, जिसमें से विनाशकारी बाढ़ जो है, जिसमें से देखा जाए लगभग इस विनाशकारी बाढ़ से पाकिस्तान में दोस्तों बताया गया कि 1700 से भी अधिक लोग मर गए हैं और इससे ना सिर्फ लोग मरे हैं बल्कि वहां पे आर्थिक स्थिति भी डगमगाई है, महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई है वहां पे। इसी के साथ साथ यहाँ पे ये भी बताया गया है कि खाद्य और ऊर्जा की भी कीमतें वहां पे बढ़ रही हैं और पाकिस्तान और साथ ही साथ अफगानिस्तान जो है ऐसी चीजों से बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों चूंकि मैंने बताया अगर पाकिस्तान की बात की उसके पड़ोसी अफगानिस्तान, वहां पे भी देखा जाए सूखे की स्थिति का सामना वो कर रहा है, वहां पे बाढ़ है, तो ये सब खाद्य असुरक्षा को वहां बढ़ावा दे रहा है और ना सिर्फ यहाँ पे खाद्य असुरक्षा बल्कि जरूरत की डेली बेसिक चीजों की भी, बेसिक नीड्स की भी जो चीजें हैं उनके भी दामों को वो बढ़ा रहा है। तो आर्थिक संकट का सामना ये देश कर रहा है। तो सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है एडीबी ऋण का दोस्तों, वो पाकिस्तान बना है एशिया में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा कि सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी कमांडर का नाम बताइए जो प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। दोस्तों इनका जो करेक्ट आंसर है वो है अभिलाष टॉमी। ठीक है, अभिलाष टॉमी है। आइए इनके बारे में देखते हैं। करेक्ट आंसर इज बी। तो दोस्तों ये सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी हैं
ठीक है, अधिकारी कमांडर है अभिलाष टॉमी, और इन्होंने प्रतिष्ठित गोल्डन ग्लोब रेस पूरी करने वाले ये पहले भारतीय बन गए हैं। ठीक है, और ये साथ ही साथ इस रेस में ये दूसरे विजेता थे। ठीक है, इनका स्थान दूसरा था, लेकिन ये पहले भारतीय थे। ठीक है, तो दौड़ में दूसरे स्थान पे है, जो कि एकल दौड़ की विश्व नौकायान दौड़ है। ठीक है, उन्होंने जो है इस दौड़ को 29 अप्रैल को पूरी किया था। पहले नंबर पे दोस्तों कौन है? ये दक्षिण अफ्रीका की कर्सन न्यूसेफर रही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और कर्सन ने देखा जाए तो 27 अप्रैल 2023 को फ्रांस में लेस सेल्बस डी ओलेन में फिनिश लाइन पार की थी। ठीक है, 27 अप्रैल को इन्होंने किया था। और ये ध्यान रखिएगा, यह जो है वो एकल विश्व नौकायान दौड़ में जीतने वाली पहली महिला भी बनी है। ठीक है, यहाँ पे ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। इस पूरे रेस में दोस्तों कितने प्रतिभागी शामिल थे? तो 16 प्रतिभागी शामिल थे। और इस रेस की शुरुआत दोस्तों 4 सितंबर 2022 को शुरू हुआ था। फ्रांस के लेस सेल्बस डी ओलोनो से जो है इस रेस की शुरुआत हुई थी। अभिलाष देखिए, इसके पहले भी इन्होंने 2018 में गोल्डन ग्लोब रेस में हिस्सा लिया था, लेकिन 2023 में इन्होंने जो है इस रेस में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और ये पहले भारतीय बन गए हैं। पहले स्थान पे दोस्तों कौन है? दक्षिण अफ्रीका के कर्सन न्यूसेफर, और ये पहली महिला भी बनी है। तो ये दोस्तों कुछ फैक्ट्स था। तो ये था 10 MCQ। अब बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। दोस्तों फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट है कि रूसी कवि जिन्होंने हाल ही में यूरोपीय समझ हेतु प्रतिष्ठित लिप्जिंग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है जिन्हें, तो ये है मारिया स्टेपानोवा। ठीक है, इन्हें जो है लिप्जिंग बुक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं देखा जाए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे सबसे तेज एशियाई बल्लेबाज बने हैं दोस्तों। कौन बना है? बाबर आजम बने हैं। ठीक है, ये पाकिस्तान के हैं बाबर आजम। वहीं देखा जाए पुस्तक है स्मोक एंड एसेस, उसके लेखक कौन है दोस्तों? अमिताभ घोष है। अगला है नेशनल मेडिकल डिवाइस पॉलिसी के तहत मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना की जाएगी। कितने मेडिकल डिवाइस पार्क की दोस्तों? 4 मेडिकल डिवाइस पार्क की। वहीं देखा जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एफएम कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया। कितने एफएम ट्रांसमीटर का उद्घाटन किया दोस्तों? 91 एफएम ट्रांसमीटर का। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर करें। और डेली करंट अफेयर की जो PDF है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। जाइए डाउनलोड करिए और लग जाइए अपने प्रिपरेशन में। बाकी फिर मिलेंगे दोस्तों हम अगले सेशन में। तब तक ले बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।